तो उत्तर प्रदेश की बात लगातार सीतापुर से हम कर रहे हैं और देखिए हमारे खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और बात करेंगे अब महिलाओं से, क्योंकि नेहा अवस्थी जी नगरपालिका की अध्यक्ष है सीतापुर से और खास बात यह है कि यहां बीजेपी का कमल नहीं खिला, लंबे वक्त बाद कमल खिला। और हमारे साथ जूही जायसवाल है, मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी की, और खैराबाद नगरपालिका का ये पक्ष भी रखेंगे क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आई हैं कि वहां पर भी कितना काम हुआ है। लेकिन देखिए चर्चा की शुरुआत हम महिला बिल आरक्षण पर करेंगे और मैं चाहूंगा मेरी सहयोगी दीपाली चर्चा की शुरुआत करें। और दीपाली आप यहाँ आए क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो पहला सवाल आप ही लेंगी, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगेगा। तो जूही जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, क्या लग रहा है आपको, ये जो कल सबको लग रहा था कि महिला आरक्षण जो बिल है ये पास हो जाएगा, इसका सब साथ देंगे, लेकिन विपक्ष इस पर रोड़ा अटका रहा था और आखिरकार ये बिल पास नहीं हो पाया। क्या लग रहा है, क्या सही हुआ? देखिए, महिला आरक्षण बिल तो हमारी सभी देश की महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए बहुत ही गर्व की बात थी, लेकिन मुझे लगता है कुछ विपक्षी दलों ने और अन्य पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने टिप्पणियां रखी, कुछ लोगों ने विरोध किया। विरोध कुछ इस तरह से थे कि उनका कहना था कि ओबीसी का और मतलब कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, कि ओबीसी को 33% के आरक्षण में ओबीसी का अलग एक आरक्षण होना चाहिए, मुस्लिम एससी एसटी का अलग आरक्षण होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता और मुझे लगता है कि 40% से 45% हमारे देश में जो है वो महिलाओं की जनसंख्या है, पुरुष बहुमूल्य देश है हमारा। तो जब आरक्षण के अंदर ही आरक्षण आते तो इस तरह की टिप्पणियां जो है संसद और विधानसभा में चली और किसी भी तरह से ये जो है धरातल पर नहीं आ पाया, लागू नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि बिल कैंसिल हो गया है या इस बिल पर आगे चर्चा नहीं होगी, बस फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए जो है लागू नहीं हो पाया क्योंकि ये वोटिंग तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, नेहा अवस्थी जी, आपको क्या लग रहा है ये क्यों इस बार फिर अटक गया ये बिल? कि कब से ये शुरू हुई है, सब ये कह रहे थे, अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मंशा नहीं थी कांग्रेस की, यूपीए सरकार की मंशा नहीं थी, इसलिए पास नहीं हो पाया। इस बार भी अटक गया, क्या लग रहा है क्यों अटका? और जो सवाल उठा रही थी कांग्रेस या फिर विपक्ष, क्या वो मुद्दे सही थे? देखिए, जब नई संसद हमारी बनी तो पहला नारी वंदन अधिनियम वहाँ से पारित होता है, मतलब वहाँ प्रपोज होता है। और ये हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए बड़ा गर्व का कि जब हमारी संसद का इनॉग्रेशन हुआ तो पहला बिल नारियों के सम्मान में नारी वंदन के रूप में लाया जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो इस बात से थोड़ा असहज है, उनके पास कोई वाजिब मुद्दा नहीं है ऑपोजिशन। तो देखिए वो अपनी तरीके से अपना ऑपोजिशन में होने का जो प्रेजेंस है वो दाखिल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। तो जो महिलाएं हैं वो तो देखिए मुझे लग रहा है शुरू से लेके आखिरी तक जो महिला है भारत की, वो इस 33% आरक्षण के लिए बहुत उत्साहित है और चर्चा आगे होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं का जो स्थान है वो ज़रूर उनको प्राप्त होगा। आप मायूस हैं कि भाई ये होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, क्योंकि 30 बरस हो गए इसको अटके हुए? देखिए मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसको लेकर के, और मुझे ऐसा लगता है गुड थिंग्स विल ऑलवेज टेक टाइम। तो जो अभी टाइम है हम लोग हो सकता है और बेहतर तरीके से इस बिल को प्रेजेंट करें, कुछ और संशोधनों के साथ बिल को प्रेजेंट करें। और मुझे और मेरी सभी माताओं बहनों को मोदी जी पे और मोदी सरकार पे पूर्ण भरोसा है कि ऐसा होगा। और बहुत जो डिज़ायर्ड रिस्पेक्ट है विमेन की, जो विमेन लेड एम्पावरमेंट की हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उसको हम लोग साकार होते ज़रूर देखेंगे। लेकिन नेहा जी ये बोल रहे थे ना कि अभी ये वक्त सही है, सही वक्त आ गया है और अब फिर से अटक गया, तो आपको लग रहा है ये सही वक्त था? क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगा रहा था कि ये क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और इस वजह से इसका फ़ायदा लेना चाह रही थी सरकार। देखिए, एक छोटा सा 2 लाइन होती हैं कि दिए का काम है जलना और हवा का काम है चलना।
तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि इस बिल को वो नारी वंदन अधिनियम के नाम में ही उन्होंने वंदन दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको लागू करवा लें। आगे बढ़ते हैं मैम, अब मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि नगर पालिका की चेयरमैन है और आपका भी शायद समय मेरे हिसाब से 3-1 साल हो चुका है। क्या किया, क्या उपलब्धियां रही? क्योंकि उपलब्धियां तो, अतिक्रमण भी ये बड़ा मुद्दा है, सफाई की भी व्यवस्था है। हालांकि मैंने देखा कि सफाई रैंकिंग में सुधार हुआ और उसका और साथ ही साथ देखिए नगर विकास राज्य मंत्री भी हैं, तो उनके साथ होने का कुछ फायदा भी मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हमको 2023 में हमने अपना कार्यकाल संभाला और बहुत ही चुनौतीपूर्ण शुरुआत रही हम लोगों की, मगर माननीय मंत्री जी का सहयोग शुरू से और अभी और आगे भी हम लोग को मिलता रहेगा। जो कार्य सीतापुर एक बहुत ही क्षीण अवस्था में था और जो स्वच्छ भारत मिशन का जो विजन हम लोगों को हमें अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मिला, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोगों ने डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन का काम है, वो पहले 2 या 3 गाड़ियां पूरे नगर क्षेत्र के लिए थी। अब वो गाड़ियां पूरी तरीके से 30 वार्ड में उनके लिए पर्याप्त है साधन, और हमारी अपनी पूरी नगर पालिका की जो मशीनरी है वो कूड़ा उठान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कर रही है, जिसमें जो बहुत ही उपेक्षित मोहल्ले थे, जहां कभी कुछ इस तरीके की सुविधाएं, जैसे यहाँ की जो मलिन बस्तियां हैं, वहाँ भी हमारा कूड़ा उठान का जो नगर पालिका की प्रमुख जिम्मेदारी है उसको हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जो हमारा विजन है, एज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है कि हम विकास के कार्यों से ही लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, और उसमें हम लोग बहुत सी ऐसी जगहों पे, लेकिन सीतापुर में बहुत सा लो लैंड भी है, बहुत अव्यवस्थित तरीके से मोहल्लों की बसीकत भी है, मगर हम लोग आपदा में अवसर की तरह उनके जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी जल की और उस तरीके की, तो हम लोग आगे बढ़कर उसको सॉल्व कैसे करें, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे हम लोग काम करते हैं। और जिस तरीके से पानी की यहाँ पे ड्रेनेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमारे कार्यकाल के शुरुआत में ही बड़े प्रमुख नालों का हम लोगों ने निर्माण किया और पंपिंग स्टेशंस जो डेवलप करे हम लोगों ने, और बहुत जगह जहाँ पानी जल भराव की बहुत ही विकट समस्याएं थी, वहाँ प्रॉपर मड पंप्स डाल करके पानी का ड्रेनेज करना, बहुत सारे तालाबों। आपने बहुत सारा जिक्र कर दिया भाई, वाकई में सही कर भी रही हैं मैम या नहीं कर रही हैं? ताली, ऐसा ना देखिए मैं सीधा जनता से पूछ लेता हूँ, तो ये तो अच्छी बात है, आपके लिए ताली बज गई पूछने पर। बिल्कुल जूही जी, मैं खैराबाद के बारे में जानना चाहूँगी, खैराबाद की स्थिति कितनी बदली है और क्या क्या वहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो खैराबाद हमारा क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुत बहुमूल्य क्षेत्र है, जिसमें 76% लगभग मुस्लिम वोटर हैं। तो आज से पहले 1910 में खैराबाद में सबसे पहले नगर पालिका का चुनाव हुआ था, और उसके बाद 113 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार ने खैराबाद सीट पर नगर पालिका के चुनाव में जीत हासिल करके अपना परचम लहराया। ये बहुत ही डिफिकल्टी थी, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और एक जो मिथ चलती चली आ रही है कि मुस्लिम्स जो हैं वो भाजपा के वोटर नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करते, तो खैराबाद की जो सीट है जो 113 वर्षों के बाद जीती है, वो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम्स भी विकास चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है जाति सूचक या चुनाव जो है उनमें जातियों का या धर्म का ही आधार बनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जब चुनाव की बात आई तो बेबी अभिषेक गुप्ता जी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भूतपूर्व जो चेयरमैन थे वो उनका विरोध कर रहे थे, और वो अपनी मनमानी और कोष को, जो भी सरकारी कोष आता था उसको अपनी मनमानी, लापरवाही और स्वेच्छा से इस्तेमाल करते थे, विकास कार्य नहीं था। खैराबाद की सरजमी पर बहुत ही भयावह स्थिति थी, और आज आप जाकर देखेंगे तो खैराबाद की जो सरजमी है उसने अपना चेहरा बदल दिया है। ये भी माना जाता है, मैं कुछ लोगों से पूछ भी रहा था कि अतिक्रमण भी एक बड़ा इशू है वहां पर। हाँ, आपको नहीं लगता? हाँ है कुछ इलाकों में।
खैराबाद में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो गरीब तबके से आते हैं, जो अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। ज़्यादातर खैराबाद जो है वो गलियों में बसा हुआ है, और गलियों में जितने भी मकान हैं उसमें किसी का भी आशियाना जो मुझे लगता है गिराना बहुत ही ये जो है मुझे लगता है बेबी अभिषेक गुप्ता जी तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी पैरामीटर्स को देखते हुए जो भी संभव चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। और मुझे लगता है जो सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा था खैराबाद में, बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती थी, चारों तरफ जो है नालियाँ भरी रहती थी, जल भराव की समस्या थी, अगर जो थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो मुझे लगता है वहाँ से कोई व्हीकल नहीं पास हो सकता। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और कई एक अटल पार्क बनाया गया है, लगभग 2.25 करोड़ की लागत से अटल पार्क का जो है निर्माण किया गया है, जहाँ पे बच्चों को और वहाँ के नागरिकों को सुविधा हो सके, वो लोग टहल सकें, बच्चे खेल सकें। और शिव शीतला मंदिर भी जो है वो प्रस्तावित है, वो भी लगभग जो है उसका पैसा, उसका कोष भी आ चुका है। और गौरी मंदिर है, उसका भी 1.5 करोड़ की लागत से जो है अब जो प्रस्ताव था वो पास हो गया है, और लगभग इस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं। लगभग 6 से 7 करोड़ का कार्य तो हो चुका है अभी इसी साल में, जो इस बार जो कोष आया सरकारी कोष से। तो मुझे लगता है आगे भी इस तरह के कार्य होते रहेंगे और खैराबाद अपना दर्पण बदल देगा। चलिए नेहा जी, क्योंकि अब देखिए चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में भी नगर पालिका की अहम जिम्मेदारी है। भाई आप तो बीजेपी वाले हैं, तो अभी क्या रोड मैप आपने तैयार किया है कि अभी हमें इन कामों पर हम ध्यान दे रहे हैं? अब बारिश का मौसम भी आएगा आगे चल के, एक बात। और दूसरा बात जो हम बात कर रहे थे मंत्री जी वाला इलाका, क्योंकि वो खुद ही मंत्री जी वहाँ जाम में फंस जाते हैं, वहाँ बताया ये गया कि शव यात्रा भी जाती है तो वो भी बेचारी जाम में फंस जाती है, तो उस पर भी फोकस है, मंत्री जी जाम में ना फंसे उस पर भी ध्यान दे रहेंगे? हम लोग सब मंत्री जी के ही संरक्षण में काम कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ऐसे काम नगर पालिका परिषद ने किए हैं जो मैं आपके मंच से बताऊंगी और ज़रूरी है। हम लोग के यहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक पार्क है, लालबाग पार्क, जहाँ पे 1857 की क्रांति के वो शहीद स्मारक है हमारा, उसमें हम लोग उपवन योजना से हम लोगों ने खूब अच्छे से काम करवाया है। उसके अलावा यहाँ एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, श्यामनाथ मंदिर, उसमें हम लोगों ने वंदन योजना से हम लोग ले करके आए हैं उसका सौंदर्यीकरण और उसमें जो विकास का कार्य होने हैं। देखिए सड़कें हम लोगों ने बहुत बनाई हैं और आगे भी बनाने की मंशा रखते हैं। हमने जिस तरीके से नालियों का निर्माण और हमें प्रशासन का भी साथ बहुत मिल रहा है, तो हम अपने नगर पालिका के दायित्वों का पूर्ण जो निर्वहन है उसको करने की नीयत रखते हैं। और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पब्लिक ओरिएंटेड ही काम कर रहे हैं। हम लोगों ने खेल के उसमें बहुत काम किया है। हमारे यहाँ भाई साहब 30 वार्ड में हम लोगों ने 32 बैडमिंटन कोर्ट बना करके अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको मोबाइल के जंजाल से हटाने का थोड़ा छोटा सा एक प्रयास किया है कि जब हमारी युवा पीढ़ी घर से निकले तो उसके पास जाने के लिए ऐसे एवेन्यूज़ हों जहाँ से वो कुछ प्रोडक्टिव करके अपने घर जाए। तो हमें हमारे माताओं का और भाइयों का बहुत सहयोग भी मिल रहा है इस उसमें पहल में। और जहाँ तक बात अतिक्रमण की है, तो जो प्रशासनिक कार्यवाही है वो अपने तरीके से होती है। बाकी हम लोग हमारे यहाँ जो भी रोड्स वगैरह प्रस्तावित हैं, तो जैसे ही समय उचित होगा सारी सड़कों का निर्माण विधिवत होगा। चलिए अच्छी बात है, सड़कों का निर्माण विधिवत होगा बता रही हैं नेहा जी। जूही जी आपसे और जानना चाहेंगे कि क्या ज़्यादातर समस्याएं हैं जिसे अभी सुलझाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और जब विधानसभा चुनाव होता है तो ज़्यादातर ये स्थानीय मुद्दे होते हैं वो हावी हो जाते हैं, तो फिर जनता उस पर भी वोट करती है। तो क्या लग रहा है कि अभी कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं जो होना ज़रूरी है अभी? और क्योंकि बेबी अभिषेक गुप्ता जी आई नहीं और आप उनके बारे में क्योंकि किसी कारणवश वो शामिल नहीं हो पाई, आप उनकी बात रख रहे हैं, लेकिन आगे के लिए उन्होंने कोई रोड मैप भी बताया कि भाई हम ये करने जा रहे हैं खैराबाद के अंदर? देखिए बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने अभी तक ओवरऑल देखा है तो उस आधार पर जो है हम बता रहे हैं कि देखिए जो 113 वर्ष का जो गंदगी है उसको साफ करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और हर चीज़ को परिवर्तित करने के लिए और लोगों के बीच जो विरोध है
भाई बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत से लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है तमाम स्थितियां हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, जल्दी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ विकास का कार्य शुरू होने से पहले प्रस्तावित होता है तो उससे पहले वहाँ पर बहुत सारे लड़ाई दंगे शुरू होने लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को और शांति व्यवस्था को बनाते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर उनको दोबारा वहाँ की जनता एक मौका देती है तो मुझे लगता है खैराबाद क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में विकास की गंगा बहाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत पहले से तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो गई हैं। अगर आप आज जाकर देखते हैं तो वहाँ पर गंदगी और इन तमाम चीज़ों से जो बीमारियाँ फैलती थी, मच्छरों की वजह से नाली में जो है एकदम ब्लॉकेज रहता था, ये तमाम चीज़ें सॉल्व हुई हैं। डेली बेसिस पर रूटीन में जो है सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। आने वाली समय में और भी बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से पहलू हैं और मुद्दे हैं जिन पर विकास का कार्य किया जाएगा। तो अगर आने वाले समय में दोबारा बनती हैं तो फिर से इन्हीं मुद्दों को और एक बड़ा पैरामीटर पे सुधारा जाएगा। नेहा जी, मेरा सवाल ये भी है क्योंकि धार्मिक नगरी है तो और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, और जब सुंदर शहर होता है तो उसकी तस्वीर और उभर कर निकलती है। तो क्या लग रहा है, क्या लगता है कि क्या क्या रिस्पांस रहता है लोगों का जो पहुंचते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात, आप लोग को पूरे आप डेटा तो निकालते ही होंगे। असल में हम लोग जब अपना ऑफिस लिए संभाले 2023 में, तो हमने जो क्योंकि 10 साल से मेरी भी शादी को टाइम हो गया था, तो हमने जो चीज़ महसूस करी थी कि आदमी सीतापुर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चे छुट्टियों में अपने महानगरों से अपने शहर आएँ तो उनको आ करके एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रहे। उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है, तो हम लोग ने जो दिवाली का फेस्टिवल है उसको एक पब्लिक फेस्टिवल की तरह हम लोगों ने मनाया पहली बार 2023 में। उसमें हम लोग श्यामनाथ मंदिर पे एक भव्य दीपोत्सव करते हैं और बहुत ही हमें इतना अच्छा रिस्पांस और इतना पब्लिक एंगेजमेंट मिला उस प्रोग्राम में कि लोग स्वतः ही आके हम लोगों के संग वॉलंटियर करके हम लोग ने पहला 25,000 दियों का करवाया था, फिर हम लोगों ने 24 में 51 का, और इस बार हम लोगों ने जो है 25 में 75,000 दियों का दीपोत्सव करवाया था, जिससे हमारी पब्लिक एंगेजमेंट और जो हमारा भाव है ऋषि मुनियों के धरती पे हम लोगों को मौका मिला है काम करने का, तो कहीं ना कहीं उसी को प्रेरणा समझते हुए हम लोग अनवरत दीपोत्सव का कार्य और दीपावली को एक उत्साह के साथ मनाने का काम करते हैं। चलिए नेहा जी, क्योंकि अब देखिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, छोटे छोटे से 1-2 सवाल। अब नेहा जी का क्या सपना है? नेहा जी क्या देखना चाहती हैं? नेहा जी चाहती है कि इसको नगर निगम बन जाए जल्दी से, सरकार, मैं मेयर बन जाऊं, या नेहा जी लग रहा है कि 2027 सारा कुछ ऐसा जुगाड़ सेटिंग हो जाए कि टिकट मिल जाए, अपना विधायक बने और नेम प्लेट नगर पालिका अध्यक्ष की जगह विधायक वाली लग जाए? ऐसा कुछ सपना देख रही हैं? देखिए, प्रोग्रेशन नियम है, सब लोग प्रोग्रेसिव ही सोचते हैं, और जो आज हमें जिम्मेदारी मिली है पहले हम इसके साथ इंसाफ करें, उसके बाद अपने सपनों को उसी हिसाब की गति दें। तो मेरा ये मानना है। यानी अभी सपने नहीं देख रही हैं। चलिए जूही जी, क्योंकि आप मीडिया प्रभारी हैं, 9 सीटें शायद सीतापुर से आती हैं विधानसभा की, लग रहा है इस बार क्या स्थिति लग रही है 2027 के चुनाव में? जी, 2027 के चुनाव में सीतापुर जिले की क्या स्थिति लग रही है? मुझे लगता है जो अभी पिछला रिपोर्ट कार्ड रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अब जो जितना भी विकास कार्य है वो पूरा जनता टीवी पे, फोन पे, हर माध्यम से देख सकती है। विकास कार्य हो रहा है। अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि इधर कोई प्रोग्राम हुआ या इधर कोई सुधार हुआ, उधर सोशल मीडिया पे आ गया। तो जनता जो है वो अवगत है। जनता किसी बात से बेखबर नहीं है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। और अब पुराना दौर भी खत्म हो चुका है जिसमें घर से निकली हुई महिलाओं को उनके हस्बैंड कहते थे, ए, किस पे वोट दोगी?
तो वो बताता था कि नहीं नहीं इस पे वोट देना, अंदर जाके ये निशान लगाना। अब जो नारी शक्ति है वो बहुत ही जागरूक हो चुकी है, सशक्त हो चुकी है, उसे पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी और विकास की गंगा बहाएगी। लेकिन जूही जी, ऐसा नहीं लग रहा पिछले कुछ चुनाव में महिलाएं जागरूक तो हैं, लेकिन साथ में महिलाएं ये भी देख रही हैं कि उनके लिए योजनाएं लागू कर दी जा रही है। ठीक पहले कितने पैसे देने हैं, इतने पैसे सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, बहुत सारी ऐसे योजनाएं शुरू कर देते हैं, चाहे वो लाडली योजना हो, बहुत सारी। तो क्या लगता है इसका भी असर पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा महिलाओं का जो ध्यान है वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, जब कोई भी कार्य किया जाता है जनहित के लिए, तो वो चाहे पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग हो, वो दोनों के लिए होता है। पिछली सरकारें मुझे लगता है महिलाओं के लिए इतना कार्य नहीं करके गई। महिलाओं की भागीदारी सिर्फ कर्म क्षेत्र तक ही रही। उन्होंने केवल अपने प्रयास दिखाए, अपनी प्रतिभाओं को दिखाया, लेकिन उन्हें कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा गया या निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रखा गया। और उनके विकास के लिए भी कोई भी बात किसी भी सरकार ने नहीं सोची, बस उनको भीड़ का हिस्सा बनाया गया और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ और उनको अपने अपने घर कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को तमाम स्कीम्स के माध्यम से, जैसे उज्ज्वला योजना है, स्टैंड अप इंडिया कमीशन है, और जो नारी महिला केंद्र बनाए गए हैं, शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, इन तमाम नीतियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और जागरूक किया गया। कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको व्यवसाय पास हुआ। उज्ज्वला योजना का जिक्र तो कर दिया, लेकिन सिलेंडर तो मिल ही नहीं पा रहे ना। अभी मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे? हाँ, नहीं मिल पा रहे ना। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेंडर की कोई भी क्राइसिस नहीं है। कुछ मिथ है, मिथ है। लोग जो है, लोगों का काम है कहना, तो वो कहेंगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है डिले हो सकता है, लेकिन कहीं पे क्राइसिस नहीं है। ठीक है सर, मिल रहे हैं तो एक दिल्ली के लिए रखवा दीजिए, मैं लेके चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोनों मेहमानों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप आए। शुक्रिया। नेहा जी रुकिए और जूही जायसवाल जी आप भी रुकिए। मैं एडिटर रमेश चंद्रा सर को बोलूँगी कि आएँ और मोमेंटो देकर सम्मानित करिए। तो देखिए, महिलाओं का क्या योगदान है, और सबसे अहम तो बात ये है कि कैसे सीतापुर में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने बताया कि अतिक्रमण भी कम है, सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है और लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खुल रहे हैं और खैराबाद सीट को लेकर भी एक बात क्लियर करी है कि ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं। अगर काम होता है तो वहाँ भी उनका रुख होता है और यही कार्य किया जा रहा है। और सीतापुर में आगे आने वाले दिनों में और सुंदर तस्वीर देखने को मिलेगी।